अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुर्रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 6 के हमने फर्स्ट हाफ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होंगे। तो उसके लिए बेटा आप बुक का पेज नंबर 141 ओपन कर लें। तो कल तक हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा कवर कर लिए वो हमने 6.7 तक, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। आज उसे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.8 है। 6.8 की स्टेटमेंट समझ लें। वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। बेटा देखें, आपने दो किस्म की फॉर्म्स पढ़ी एनर्जी की। एक होते हैं आपके पास रिन्यूएबल सोर्सेज और एक होते हैं आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं बेटा जिनको आप एक बार यूज करके दोबारा उनको क्रिएट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको आप एक बार यूज करके दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, हम गाड़ियों के अंदर वो अक्सर यूज करते रहें। जैसे जैसे बेटा हम वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो फ्यूल की हमें कमी पड़ जाएगी, तो दोबारा हम फ्यूल को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ये फॉसिल फ्यूल है किस्म का। तो ये फॉसिल फ्यूल बेटा आपके पास कौन सा सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो सवाल हमारे पास है कि हम फॉसिल फ्यूल को क्यों नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, किसके? एनर्जी के। तो उसका आंसर देखें बेटा, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू अटेन द प्रेजेंट फॉर्म। तो ये बेटा मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों ईयर्स लग जाते हैं इनको बेटा अपनी पहले वाली हालत में वापस आने के लिए। मतलब इनको आप यूज तो कर सकते हो इजीली, लेकिन अगर इनको हमने क्रिएट करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि बेटा वो कह रहा है कि मिलियंस ऑफ द ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स बेटा टुक प्लेस होते हैं। मतलब ये मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन बेटा 6.8। 6.9 देखें। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। एनर्जी की किस फॉर्म को मोस्ट प्रेफर्ड करते हैं और वाई, उसकी वजह क्या है? तो उसके लिए बेटा देखिए क्वेश्चन 6.9 मैंने नीचे लिख दिया गलती से। तो देखिए बेटा 6.9 में आपने क्या बताना है? सोलर एनर्जी इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज coming from the sun used directly and indirectly. Sunlight does not pollute the environment in any way. That's why solar energy is most preferred. तो बेटा कह रहा है कि सनलाइट जो है, जिसे हमने सोलर एनर्जी का नाम दिया जाता है, इससे आप ज़्यादा प्रेफर करते हो। इसकी वजह क्या है बेटा? सूरज से आने वाली रोशनी, जो शुआएं होती हैं, हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। और ये इस तरह की एनर्जी है, इस तरह आप इसको यूज़ करके जितना भी इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती। अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा तो हम प्रॉपर वे में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारे लिए एनर्जी वही मुफीद है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है बेटा आपके पास सोलर एनर्जी। ये वो वाहिद एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती। तो आपने क्वेश्चन 6.9 में बताना है कि सोलर एनर्जी को मोस्ट प्रेफर लिया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, और इसको बेटा हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए बेटा 6.9, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड। ये तो हो गया बेटा। 6.10 देखें। हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, एक्सप्लेन। वो कह रहा है बेटा कि आप एनर्जी को किस तरह एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हो। तो बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये बताया कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसे आप एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हो बेटा? ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम मस्कुलर एनर्जी को यूज करके अपने हाथों को रब करते हैं, तो क्या होगा बेटा? हम मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में बेटा? हीट एनर्जी के अंदर। इसी तरह बेटा अगर हम जनरेटर के अंदर फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल की वजह से आपकी वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखते हैं बेटा आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस वजह से 6.10 में आपने बताना है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को बेटा आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह तक हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बाय रबिंग द हैंड्स मस्कुलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब आप अपने हाथों को इस तरह रब करते हो बेटा, तब आपकी ये जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6.10। उसके बाद देखिए बेटा 6.11 है। नेम द 5 डिवाइसेज दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेटा कुछ आपने डिवाइसेज बतानी है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है। तो देखिए बेटा इसका आंसर
डिफरेंट किस्म की आपके पास फॉर्म्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, दूसरे नंबर पे ड्रिल मशीन है, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फैन है, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है और पांचवें नंबर पे बेटा है इलेक्ट्रिक स्पिनर। ये बेटा 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6.11। 6.12 देखें, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने बताना है कि वो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो बेटा आपने पढ़ा होगा ये जनरेटर के बारे में, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वो वाहिद डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो आपने बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6.12। नेक्स्ट देखिए 6.13, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आपको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था एफिशिएंसी का टॉपिक। हमने क्या देखा एफिशिएंसी में स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया कि जब किस जिस्म को आप इनपुट प्रोवाइड करते हो और उसके नतीजे में जो आपको आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट की जब हम रेशियो लेते हैं इनपुट के लिहाज से, तो वो क्या होती है, उस सिस्टम की एफिशिएंसी होती है। तो इसका आंसर देखें, द रेशियो ऑफ यूजफुल रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। जो हम सिस्टम से एनर्जी लेते हैं एज आउटपुट, वो हमें किस शक्ल में मिलती है, आउटपुट की शक्ल में, टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। जो हम उसको इनपुट, ये मतलब टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी रेशियो होती है। तो एफिशिएंसी क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, इनपुट की वजह से मिलने वाली जो आउटपुट होगी उसको डिवाइड कर देना आपने जो आप टोटल इनपुट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या होगी, टोटल एनर्जी, इनपुट एनर्जी होगी बेटा। तो इसको नाम देंगे हम एफिशिएंसी का। द रेशियो ऑफ, सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास एफिशिएंसी का डेफिनेशन थी, उसका फार्मूला आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6.13 था आपके पास। 6.14 देखें, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा आपको फार्मूला बताया था, वो क्या था कि आपने एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट टू द इनपुट। मतलब जिस सिस्टम को आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब टोटल एनर्जी जो दे रहे हो सिस्टम को, उसके नतीजे में मिलने वाली जो आपको आउटपुट होगी, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल इनपुट पे, तो इट मीन वो किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी के बराबर होती है। तो ये हम उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या सिंपल वर्ड में आप इसे लिख सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर बेटा हमने एफिशिएंसी कर लिया फाइंड, मतलब आपने जो आपने इनपुट की वजह से आपको आउटपुट मिली उसको टोटल इनपुट पे डिवाइड कर देना है, उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी मिलेगी। उस एफिशिएंसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उस एफिशिएंसी की परसेंटेज निकालेंगे, आया कि कितने परसेंट वो डिवाइस हमारे लिए करेक्ट है, कितने परसेंट वो डिवाइस वर्क करती है। तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी के नाम से आपका फार्मूला आ जाएगा। तो ये 2 फार्मूले हैं जिससे आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगे। तो ये था क्वेश्चन बेटा 6.14। उसके बाद देखें 6.15 है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म पावर। वो कह रहा है पावर से क्या मुराद है। तो बेटा आपको बताया था पावर, हमने कहा था जब कोई वर्क हो रहा होता है और उसकी निस्बत, उसके लिहाज से जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, अगर उन दोनों की रेशियो ली जाए तो वो हमें क्या देती है, पावर के बारे में बताती है। तो क्या होगा बेटा, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क करवाने के लिए जो आपको टाइम का फैक्टर लगता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उन दोनों की जो रेशियो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, पावर के बराबर होती है। तो ये आपको टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने क्या करना, बताना है पावर की डेफिनेशन लिखनी है, या फिर आप कह देना द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, द रेट डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। डिफरेंट वे से आपको 3 डेफिनेशन मैंने बताई थी, तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो 6.15 के अंदर इसका आंसर ये है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू W/T। तो आज का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन वाट। वाट को आपने किस तरह डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता बेटा जो पावर है उसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वाट होता है। द SI यूनिट ऑफ अ पावर इज वाट विच इज डिफाइंड एज, पावर का SI यूनिट क्या है बेटा, वाट है। अब उसको किस तरह डिफाइन करना है, तो इस फार्मूले में देखें, आपको पता पावर की यूनिट वाट आ गया, वो वाट लिख देना आपने। वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब आपने वाट को डिफाइन करना, आपने क्या करना है, जब किसी जिस्म के ऊपर लगने वाला वर्क 1 जूल का हो और वो टाइम रिक्वायर्ड कर रहा हो 1 सेकंड का, तब उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 वाट होगी। अगर 1 जूल का वर्क इस सिस्टम के ऊपर हो रहा हो और उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना स्टूडेंट्स, 1 सेकंड का हो, तब उसकी जो पावर होती है वो 1 वाट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर वो आपका वर्क डन हो रहा हो 1 जूल का कितने टाइम के लिहाज से, 1 सेकंड के लिहाज से, तो उसको हम नाम देते हैं किसका स्टूडेंट्स, वाट का। तो ये स्टूडेंट्स थे आपके चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन।
जो 6.2 से 6.16 तक हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा जो आपको डेली बेसिस पे होमवर्क या क्लास वर्क दिया जाता है आप उनको भी अच्छे और प्रॉपर वे में करते रहें, वो आपका चेक किया जाएगा। अगर इनमें कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ लाजमी कॉन्टैक्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।